तो हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट की ऑडिट की एक और लाइव क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 बच्चों। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पूरी दुनिया जहान का ऑडिट कर डालेंगे, राइट। वो एक बीच में मीम नहीं आया था, एक बच्चा बोलता था इसको भी ऐसे कर दूंगा, उसको भी ऐसे कर दूंगा, तो सबको बोलते इसका भी ऑडिट कर दूंगा, उसका भी ऑडिट कर दूंगा। तो हमने बच्चों बहुत सारे ऑडिट जो है वो कर लिए हैं। कौन कौन से ऑडिट कर लिए हैं मैं आपको जल्दी से बता दूं, ताकि आपको सिलेबस की कवरेज जो है वो दिखती रहेगी क्या क्या हो गई है। हमने सबसे पहले बच्चों सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट किया। उसके बाद हमने एक रेगुलर पार्टनरशिप फर्म का जो है वो ऑडिट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बच्चों हमने सिनेमा का भी ऑडिट कर लिया। सिनेमा याद है आपको, सिनेमा का ऑडिट कर चुके हैं। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल का भी ऑडिट कर चुके हैं। आज बच्चों हम लोग किसका ऑडिट करेंगे? आज हम लोग ऑडिट करने के लिए पहले किताब के अंदर चलेंगे, राइट। मैं आपको बच्चों एक बार जल्दी से बता दूं, देखो इस चैप्टर के अंदर ना मोटे मोटे तौर पे जो बड़े टॉपिक्स हैं वो है गवर्नमेंट ऑडिट, एक एनजीओ और एक आपका आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 3 बड़े टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक ऐसे छोटे छोटे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सिनेमा, क्लब, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एक टॉपिक और भी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, छोटा सा ही है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो है बच्चों ऑडिट ऑफ एलएलपी। कमॉन, क्या ऑडिट ऑफ एलएलपी। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी प्रोफेशनल जजमेंट है कि एलएलपी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे एमसीक्यू बने, करेक्ट इनकरेक्ट बने, कुछ भी बने, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो जरूर 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 बनेगा। किसके ऊपर बेटा? एलएलपी के ऊपर। एलएलपी आपको कहां मिलेगा? सोल ट्रेडर के बाद आती है पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म के बाद आता है क्या? एलएलपी। आ जाइए मेरे साथ, आज हम इसको बुक से ही कवर करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, बहुत ज्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। आइए सबसे पहले बच्चों एलएलपी है क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपके लॉ के कोर्स में है क्या एलएलपी एक्ट? आधे बच्चे बोल रहे हैं हाँ, आधे बच्चे बोल रहे हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आई होप सब लोग एक ही जगह से सीए कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान बांग्लादेश वाले हैं तो कोई बात नहीं, न्यू में है। चलिए मेरी बात को सुनिए। एलएलपी बच्चों इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे आप प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हो, वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हो? एलएलपी बना के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के बिजनेस कर सकते हो। हम उतनी ही जानकारी लेंगे जितनी हमारे लिए जरूरी है। देखिए एक रेगुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कल को कुछ हो गया तो घर के भांडे टिंडे बर्तन बेच के भी आपसे पैसे रिकवर कर लिए जाएंगे। एक कंपनी में क्या होता है बच्चों, एक कंपनी के अंदर आपको पता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ द शेयर्स, राइट। जो भी आपके शेयर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा बस वही आपकी लायबिलिटी होती है। अब कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कंप्लायंसेस क्या होते हैं भाई? बहुत सारे जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अब बीच का एक रास्ता निकालने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 लेके लाई गई थी, और उसके अंदर बच्चों एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। ये बाहर देशों में बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग वहां पे देखते हैं एलएलसी बनती है, एलएलसी। यहाँ पे क्या लिखा है? एलएलपी, राइट। तो एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। एलएलपी इज गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलिए। तो ये इसकी एक्ट हो गई, ये इसका मेन इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एडवांटेजेस हैं किसके? कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। आप कह सकते हैं कि जैसे बच्चों आज की डेट में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिक्स होकर आ रही है, तो ये वही वाली गाड़ी है, हाइब्रिड मोड पे ये चलती है। आ जाओ, मिनिमम कितने पार्टनर्स? क्वेश्चन शुरू बच्चों, क्वेश्चन शुरू। थलज पढ़ लो, नलायक, दुष्ट, पापी। हाँ, मिनिमम कितने पार्टनर्स जल्दी बताओ? 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और मिनिमम 2 पार्टनर्स ही बच्चों क्या होने चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आप ऐसा समझ लीजिए, दोज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टनरशिप फॉर एलएलपी, राइट। जैसे कि दोस्त जावेद गवर्नेंस टाइप हो गए, इनको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर, वैसे बच्चों एलएलपी के अंदर क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, राइट। और आपको बेसिक आइडिया मुझे पता है होगा, कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स को क्या अप्लाई करना होता है? डिम। हेलो, हाँ के ना? ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, आपके यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनको क्या अप्लाई करना होता है? डी पिन अप्लाई करना होता है। बोलिए क्या? डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस एक लाइन से बच्चों आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वैसे तो बहुत ऑब्वियस है, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? 2, और याद रखिएगा एटलीस्ट 2 ही पार्टनर है जिनको डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको बनाना है, और उनको क्या अप्लाई करना पड़ता है? डी पिन अप्लाई करना पड़ता है। देखिए इस पे बच्चों बहुत डिटेल हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही लाइन दी गई है, ओके।
राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे गवर्न होती है? एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी बुला देंगे, तो उसे हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ना बोल के एग्रीमेंट बोल देते हैं। उस एग्रीमेंट के हिसाब से बच्चों जो है इनके राइट्स एंड ड्यूटीज गवर्न किए जाते हैं। दैट्स इट, डन। इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। LLP is governed by LLP Act 2008. Number 2, it is a form of business organization. Number 3, एटलीस्ट 2 पार्टनर चाहिए, और एटलीस्ट 2 पार्टनर्स ही बच्चों क्या चाहिए हमें? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए जो डीप इन के लिए अप्लाई करेंगे। आपस की राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड होती है? एग्रीमेंट से डिसाइड होती है। डन, बोलिए, कम ऑन, लीजिए आ जाइए। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल LLP, ये बच्चों पंचतारा क्वेश्चन 2021, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 में बच्चों ये अमेंडमेंट आई है। स्मॉल LLP, जैसे स्मॉल कंपनी है वैसे इन्होंने स्मॉल LLP बनाई है। सिर्फ लिमिट्स देके छोड़ दी है अभी के लिए, कह रहे हैं बाद में बता देंगे क्या करना है आपके साथ। आ जाओ जी। तो कोई भी LLP को हम स्मॉल LLP कब बुलाएंगे? ध्यान से देखिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच, कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों यहाँ पे जो मतलब है वो है कि भाई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, राइट। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड कितना? कम ऑन, डज नॉट एक्सीड कितना? कम ऑन टेल मी। 25 और सच हायर अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब। जैसे आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो ना बेटा, वैसे ही ये स्मॉल LLP। तो कंट्रीब्यूशन पे लिमिट कितनी है? 25 लाख, मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 5 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी, ऐसे ही टर्नओवर पे भी एक लिमिट लगाई गई। बी जो है टर्नओवर पे, और दोनों के बीच में एंड है। आई होप एंड का मतलब आप लोग समझते हैं कि भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन ऊपर नीचे हो गई तो फिर ये स्मॉल LLP नहीं रहेगी। ओके, स्मॉल LLP कौन बेटा? 2 कंडीशन बताओ कौन कौन सी? कंट्रीब्यूशन बेस्ड और टर्नओवर बेस्ड। कंट्रीब्यूशन में क्या बोला गया? कम ऑन, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड कितना? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। 25 लाख। अच्छा जी। देन टर्नओवर डज नॉट एक्सीड कितना? 40 लाख। 25 लाख के साथ अपर लिमिट क्या दी गई है आप लोगों को? 5 करोड़ की। 40 के साथ क्या अपर लिमिट दी गई है? 50 करोड़ की। डन। तो 25, 45 एंड 50। डन। बोलिए, ये लिमिट्स हो गई किसके लिए? ये हो गई कंट्रीब्यूशन के लिए। ये लिमिट्स हो गई किसके लिए? ये हो गई बेटा आपके टर्नओवर के लिए। ओके, हमें क्या याद रखनी है? सर कोई लिमिट प्रिस्क्राइब है क्या? नहीं बेटा, आपके कोर्स में कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करी। आपको बस एज इट इज यही याद करके जाना है कि डज नॉट एक्सीड 40 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। इजी। और याद रखिए दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड लेट मी टेल यू, अगर बच्चों ये एग्जाम में आ गया तो सरप्राइज मत होइएगा। ये तय है कि एग्जाम में पूछेंगे इस बात, ये तय है बच्चों, इट इज फिक्स्ड। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, और जहां पे भी बच्चों अमेंडमेंट है और नंबर्स आ गए हैं, कंडीशंस आ गई हैं, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, बोलिए, आ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बुक्स ऑफ LLP। सारे मजाकिया टॉपिक हैं, सारे के सारे मजाकिया टॉपिक हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने कवर कर लिया, बाकी सारे टॉपिक्स आप देखेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। लो जी लो, LLP को क्या बनानी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या होना चाहिए? वाह, जितना पैसा मिला उसके पर्टिकुलर्स, जितना पैसा स्पेंड किया उसके पर्टिकुलर्स, एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। इन शॉर्ट, आपको भाई साहब बुक्स बनानी है। बुक्स में आपको पैसा कहां से आया, आपने पैसा कहां पे खर्च किया, इसकी डिटेल देनी है। अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द LLP, इनकम एक्सपेंडिचर। तीसरा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिक अकाउंट्स आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। एनी वे पर्टिकुलर वे पार्टनर में डिसाइड। अब बताओ, ये क्वेश्चन इसके मुझे कम चांसेस लगते हैं, बट अगर आ जाए तो क्या घबराना पड़ेगा क्या आपको? नहीं भाई, एक LLP को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। ओके, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए? पर्टिकुलर्स ऑफ द मनी रिसीव्ड एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द मनी स्पेंड, और इनकी भाषा में बोले तो एक्सपेंडेड। ओके, अच्छा जी। और साथ में एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, मतलब आपने पैसा किस पे खर्च किया, आपको पैसा कहां से मिला, क्यों मिला। ओके, देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, गुड्स रिलेटेड बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपको स्टेटमेंट बनानी है। एंड एनी द पर्टिकुलर व्हिच पार्टनर्स में डिसाइड। नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन डिटेल, जस्ट रीड देम वंस, और अगर आ जाए एज इट इज लिख के आ जाए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपसे कोई इससे ऊपर नीचे सवाल नहीं किया जाएगा। इजी था बिल्कुल। बोलिए, आ जाओ। सारे टॉपिक बच्चों इजी। अकाउंट्स ऑफ LLP, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ LLP, वेरी सिंपल। ऑडिट होगा, ये रूल नंबर याद रख लीजिएगा, इंप्रेस करने के काम आएगा बहुत, मतलब एक आधा रूल आएगा आपका LLP के अंदर। तो रूल 24 ऑफ LLP रूल 2009 आपको बोलता है कि भाई अकाउंट जो है वो क्या कराने हैं, अपने ऑडिट कराने हैं। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? लिमिट आ गई, और ये लिमिट बच्चों वही 25 लाख 40 लाख वाली। और याद रखें, फिर से बोल रहा हूं,
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरे साथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपी एंड हुज कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड व्हाट 25 लाख रुपी। देखिए पढ़ने में आपको ये और दिखाई दे रहा है, बट बच्चों याद रखें और क्यों बोला गया कि अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी टर्नओवर 25 लाख, टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर चला गया, तो आपको क्या करवाना पड़ जाएगा? कम ऑन टेल मी, ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। अगर दोनों सेटिस्फाइड रहती हैं, यानी टर्नओवर बिलो 40 लाख है यानी अप टू 40 लाख है और आपका कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख है, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। सेम चीजें हमारी स्मॉल एलएलपी में थी। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि एक स्मॉल एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसा मत लिख के आइएगा, एग्जाम में आप लोग लिमिट से ही लिख के आइएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाइए। चलिए, इसमें बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अकाउंट्स ऑडिट होने हैं एज पर रूल 24। एलएलपी जो दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर रही है उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी अमाउंट उसका एक्सीड कर रहा है तो बेटा उसको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। डन? बोलिए हाँ के ना? आ जाइए। चलिए, याद रखिए बच्चों, इस और को आप कंफ्यूज मत होइए, आप बस मेरी बात को समझिए और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर दोनों देखना है, दोनों विद इन द लिमिट्स होने चाहिए, तब ऑडिट नहीं होगा। अगर बच्चों कंट्रीब्यूशन या टर्नओवर कोई भी एक लिमिट क्रॉस कर गया, कंट्रीब्यूशन 25 लाख वाली, टर्नओवर 40 लाख वाली, तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा उस एलएलपी के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस और को देख के आपको जो मैंने बोला उसे याद रखिए, उसी से सही आंसर निकलने वाला है आपका। डन? आ जाओ। However, if the partners of such LLP decide to get the account audited of such LLP decide to get the accounts of such LLP audited, the account shall be audited only in accordance with such rule। क्या कह रहे हैं? वॉलंटरी ऑडिट करवाना चाहें तो पार्टनर्स करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इजी। तो एलएलपी का ऑडिट होता है अंडर रूल 24 ऑफ दी एलएलपी रूल्स 2009। एलएलपी का ऑडिट तभी होगा जब, याद रखिएगा बच्चों, जब याद रखिएगा दोनों में से कोई एक कंडीशन, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं दोनों में से एक? मैं उल्टा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई या तो टर्नओवर एक्सीड कर जाए 40 लाख से, या फिर क्या हो जाए? कम ऑन टेल मी, कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाए 25 लाख से। अगर मैं पूछूं कि ऑडिट कब नहीं होना है, तो याद रखिए ना टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए और ना ही आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड करना चाहिए प्रिस्क्राइब लिमिट से। इज दैट क्लियर? इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी अलग है, आईसीए ने जो लिखी है, और जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करेंगे। अगर दोनों चीजें विद इन कंट्रोल है तो ऑडिट नहीं होगा। एक भी चीज अगर लिमिट से ऊपर चली गई तो बेटा क्या कर देंगे? कमांडर में जल्दी बता दो, ऑडिट होगा। सर ये कौन से ईयर का टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे? जिस ईयर को आप लोग देख रहे हैं कि इसका ऑडिट है, ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाइए। चलिए जी, प्लीज। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इधर देखो मनिक भाई, आप अगर 23-24 में चेक कर रहे हो ऑडिट होगा कि नहीं होगा, तो कौन से ईयर का टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन चेक करोगे? 23-24 का ही चेक करेंगे। हेलो, ओके, आ जाओ प्लीज बच्चों, प्लीज। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कोई भी चर्चा नहीं बच्चों इस पे ऐसी खास जो आपको परेशान करे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? ये आपके लिए करेक्ट, इनकरेक्ट या फिर एमसीक्यू बन सकता है। कौन अपॉइंट करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ओके, अच्छा, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट तो करेंगे, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तो बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट हो जाएगा, और अगर बाकी फाइनेंशियल ईयर है तो एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप चाहे लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट करना है। बाकी सारे फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको अपॉइंट कर लेना है। देन टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, ये भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ही है जो कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे। कैजुअल वैकेंसी दो तरीके से हो सकती है, इधर देखिए प्लीज इधर देखिए। कैजुअल वैकेंसी दो तरीके से कैसे हो सकती है? एक, ऑडिटर गया और दूसरा आपने ऑडिटर को निकाला। एक ऑडिटर गया, खुद से चला गया, उसने रिजाइन कर दिया, एक आपने ऑडिटर को रिमूव किया। तो कैजुअल वैकेंसी कैसी भी हो, कौन अपॉइंट करेगा कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे ऑडिटर को? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। इन शॉर्ट, सिंपल, whatever the case is, who will appoint the auditor of an LLP? Designated partner. First year में before the end of the financial year, subsequent years में at least 30 days before the end of the financial year. Casual vacancy नॉर्मल कोर्स में है या रिमूवल की वजह से है, हमेशा डेजिग्नेटेड पार्टनर ही कौन करने वाला है? अपॉइंट करने वाला है। एंड इफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल, देन एनी पार्टनर कैन अपॉइंट द ऑडिटर। देखिए, द पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैव फेल्ड टू अपॉइंट हिम। कोई भी चीज बच्चों ऐसी जो आपको परेशान कर रही हो मुझे बताइए। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट बातें लिखी हुई हैं और आपने भी बच्चों बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट पढ़ के जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें से, घबराना नहीं है, करके आ जाना है। डन? आ जाइए।
देन ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट। अब ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी है? पहला, एंगेजमेंट लेटर, ऐसे 210। तो ऑडिटर को भाई साहब एंगेजमेंट लेटर लेते समय ये इंश्योर करना है, बेसिकली देते समय ये इंश्योर करना है कि भाई उसके अंदर सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली लिखी हुई हो, स्कोप वगैरह प्रॉपरली कवर्ड हो। ओके, देखिए लिखा कैसे? ऑडिटर शुड गेट डेफिनेट इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग एज टू द वर्क टू बी परफॉर्म। मैं कह रहा हूँ ये स्कोप क्लियर होना चाहिए, यही तो मतलब हो गया इसका। पढ़ के देखिए, हाँ कहना, scope and coverage must be clear. Minute book. If partners maintain minute book, we shall refer it for any resolution passed regarding the accounts. तो अगर कोई भी अकाउंट्स को लेके भाई रेजोल्यूशन पास करा के अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, कैसे मेंटेन होंगे, तो वो मिनट बुक भी ऑडिटर को क्या कर लेनी चाहिए? रेफर कर लेनी चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। सर आदर्श ने पूछा कि सर इसमें क्या वो वाला पॉइंट भी आएगा कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसको? ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर को। आप बताइए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो रुक ही नहीं सकता। क्यों बेटा? वो सीए फाइनल में आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ोगे मेरे साथ, वो उसका पॉइंट है। क्लॉज 8 आता है आपका, शायद हमने बैंक ऑडिट में क्लॉज 8 पढ़ा भी था। क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, राइट? तो वो उसका पार्ट है और वो तो करना ही करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आ जाइए। हाँ जी, अब बच्चों क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट। ये होता है जबरदस्ती कि भाई ये है एलबीए, लेंथ बढ़ाओ आंदोलन, कि एलएलपी के एग्रीमेंट में ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। बिना देखे बोलने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले तो एलएलपी के नाम देखेगा, एलएलपी के बिजनेस का फॉर्मेट देखेगा, उसके बाद बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेगा, इंटरेस्ट कितना मिलना है ये देखेगा, ड्रॉइंग कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारी बातें देखेगा। जनरल बातें, कैपिटल किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूटेड है। एक आप विजुलाइज कीजिए कि एक एलएलपी के अंदर जो एग्रीमेंट होगा उसमें क्या क्या बातें लिखी होंगी, वही सारी चीजें देखेगा। कम ऑन, आइए जरा देखते हैं बच्चों क्या क्या लिखा है, प्लीज साथ में रहिएगा। ऑडिटर ड्यूटी में पहला पॉइंट क्या था? एंगेजमेंट लेटर। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? मिनट बुक। तीसरा पॉइंट क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट को रीड करना है। अब एलएलपी एग्रीमेंट को रीड करके मैं क्या क्या पता लगाऊंगा? नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी, ये काम क्या करती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना पैसा दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, याद है आपको सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग पार्टनरशिप वाले पॉइंटर्स पढ़ रहे थे, सब कुछ था बेटा उसके अंदर, है ना। ड्रॉइंग्स अलाउड टू द पार्टनर, सैलरी कमीशन, बोरोइंग पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, मेथड ऑफ सेटलमेंट, एडमिशन रिटायरमेंट पे कैसे हम लोग जो है वो सेटलमेंट करने वाले, लोन एडवांस टू द पार्टनर कैसे हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हो सकता है। क्या आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी? मेरे हिसाब से तो नहीं याद करनी चाहिए। बेसिक फ्लो में चलो कि भाई एंटिटी का बिजनेस, एलएलपी का बिजनेस क्या है, एलएलपी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन है कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ड्रॉइंग के क्या टर्म्स है, लोन के क्या टर्म्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या टर्म्स है। कम ऑन, इतना बोल पा रहे हैं? बोलो हाँ के ना। और कुछ भी भूल जाए तो वो तो है नहीं हमारे पास, काम दाम धाम नाम, याद आ रहा है? काम धाम दाम नाम, हाँ? तो वो पॉइंटर्स बच्चों आप लोग बिल्कुल बिंदास लिख के आ सकते हैं। आओ नाउ रिपोर्टिंग, ये टॉपिक बस है रिपोर्टिंग। अरे हम लोग भाई साहब पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ के आए ऑडिट रिपोर्ट पे, जिसमें हमने पढ़ा कंपनियों में क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ आपको बोल रहे हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा वेदर द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म अपीयर टू बी करेक्ट एंड व्हाट, हाँ जी, अपीयर टू बी व्हाट, करेक्ट एंड व्हाट, रिलायबल। ठीक है साहब। वेदर ही वाज एबल टू ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, याद है? वन गन दिखा के क्या मांगी? इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, वही वाला इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद वेदर एनी रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड ऑन अपॉन हिम, क्या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तीन बातें बच्चों जो रिपोर्ट करेगा। नंबर वन, रिकॉर्ड्स आपके करेक्ट और रिलायबल लग रहे हैं कि नहीं, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली या नहीं मिली, और साथ साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं की होती। ओके, इजी, कहीं टॉपिक बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल टू द पॉइंट आसान टॉपिक है। अगला ये है बच्चों एडवांटेज और पर्पस और नीड ऑफ द टॉपिक। हम तो पढ़ के थक गए। सबसे पहला एडवांटेज क्या? डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प करेगा कि नहीं? कम ऑन बोलो हाँ के ना। अच्छा जी, एरर्स एंड फ्रॉड में हेल्प करेगा कि नहीं? बिल्कुल, एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट में हेल्प करेगा। देन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन। ये सारी बातें बच्चों ने पढ़ी है पार्टनरशिप में, बता दीजिए हाँ के ना। सब वही बातें चल रही हैं, आ जाओ। देन बेटर कंप्लाइंस एंड मैनेजमेंट। अब ये क्या है बेटर कंप्लाइंस एंड मैनेजमेंट? ऑडिटर भाई साहब जब ऑडिट करेगा तो मैनेजमेंट को सजेशंस भी देगा, उससे कंप्लाइंसेस बेटर हो पाएंगी, उससे मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो पाएगी। आप सबको पता है क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज और उनके लिए सजेशन दे सकता है क्या? आंसर इज यस, वेरी गुड राधिका जी, क्लियर है? बोलो हाँ के ना। लीजिए, तो पीरियोडिकल विजिट एंड सजेशन बाय ऑडिटर विल हेल्प इन इंप्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब
याद है ना, डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा, एक आधा तो जरूर जाएगा। याद आ रही है पार्टनरशिप वाली बातें, सब कुछ वही रिपीटेड, एक आधा जरूर जाएगा, मतलब या तो रिटायरमेंट होगी या तो डेथ होगी, राइट। और एडमिशन भी पकड़ लो क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऐसे केसेस में सेटलमेंट करने में क्या हेल्प मिलने वाली है ऑडिटेड अकाउंट से, आंसर इज यस। तो जल्दी जल्दी बच्चों इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या क्या बातें हैं। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। फ्रॉड और एरर आप लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे ऑडिट की वजह से। डिस्प्यूट्स आपके जो है वो रिजॉल्व हो पाएंगे अगर पार्टनर्स के बीच में हो जाए, राइट। एंड उसके बाद बच्चों रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ जाएगी, एरर फ्रॉड पकड़ पाएंगे, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो पाएंगे, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ जाएगी, कंप्लाइंस एंड मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, एंड अकाउंट्स आसानी से आप लोग सेटल कर पाएंगे। दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, रिटर्न्स टू बी मेंटेन एंड फाइल्ड बाय एलएलपी। आप देखिए किसी टॉपिक में कुछ नया पढ़ने को नहीं मिल रहा था, जहां नया पढ़ने को मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्मॉल एलएलपी क्या है, जैसे कि कौन से एलएलपी को ऑडिट कराना है, किसको नहीं कराना है। और अब बच्चों एक और छोटा सा पॉइंट, रिटर्न्स टू बी मेंटेन एंड फाइल्ड बाय एन एलएलपी लीजिए। तो एवरी एलएलपी वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, फॉर्म याद रखिएगा बच्चों, फॉर्म याद रखिएगा, बोल रहा हूं याद रखिएगा प्लीज, फॉर्म 11 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, ये क्लोजर वर्ड ही लिखा हुआ है, क्लोज नहीं लिखा हुआ है, या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ, क्लोजर ही लिखा हुआ है, तो क्लोजर ही पढ़ के जाएंगे। हर एलएलपी को क्या करना है, एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। एमसीक्यू मसाला है बच्चों एक्चुअली में, बोलो हाँ क्या। तो हर एलएलपी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है फॉर्म 11 में आरओसी के साथ विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न पब्लिकली इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस टू रजिस्ट्रार। मतलब आप और मैं कोई भी फीस देके आरओसी में वो एनुअल रिटर्न जो है एलएलपी की देख सकते हैं। डन, बोल दो, आ जाओ जी। देन उसके बाद एवरी एलएलपी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन फॉर्म 8। एमसीक्यू मसाला है, एमसीक्यू बिल्कुल, आ जाओ जी प्लीज, जरा देखें देखें बच्चों, देखें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8 में जाने वाली है। ओके, ये भी कैसे जाने वाली है आप लोगों की, ईयरली जाने वाली है। शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी रिलेट। डन, बोल दो हाँ क्या ना। ये दो स्टेटमेंट्स बच्चों आपको याद रखनी है। नंबर 1 एनुअल रिटर्न फॉर्म 11, नंबर 2 आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8। अच्छा जी, एनुअल रिटर्न कितने दिन में जानी होती है, 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी कितने दिन में जानी होती है, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट्स। सिंपल सिंपल बात एमसीक्यू के लिए याद रहने वाली है। ओके ओके, बोल दो, ये हमारा एलएलपी का ऑडिट हो जाता है बच्चों, फिनिश। दैट्स इट। पढ़ने वाली बातें, इंपॉर्टेंट वाली बातें मार्क करा देता हूं आप लोगों को। मेरे हिसाब से बच्चों स्मॉल एलएलपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। दूसरी बात बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों एक ये याद रखना चाहिए, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एलएलपी, कि कब एलएलपी का ऑडिट नहीं होगा और कब उसका ऑडिट होना मैंडेटरी हो जाएगा। और तीसरी बात बच्चों जो मुझे लगती है वो ये लगती है, रिटर्न्स टू बी मेंटेन, ये बहुत जरूरी है। बाकी सारे जेनरिक पॉइंट्स थे, बाकी सारे के सारे जो है वो जेनरिक पॉइंट्स थे। इजी, बोलिए। चलिए अब बच्चों एक रिक्वेस्ट, आपके पास बुक है, एक बार इन सारे टॉपिक को एक बार खुद से गो थ्रू कर लो, जल्दी से रीडिंग कर लो, आलस मत करना बच्चों, समझ लो होमवर्क है और अभी करवा रहा हूं आपसे होमवर्क। प्लीज जल्दी से रीडिंग कर लो, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपको मैं समय दे रहा हूं, रीडिंग करिए, आलस मत करिएगा। एक एक वर्ड रीड होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लगे वो मार्क होना चाहिए। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, फिनिश करो, बुक आपके पास है। रिकॉर्डिंग वालों तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। हाँ जी, डन, इजी बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिकॉर्डिंग वालों तुम पॉज कर लो, मैं भी यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, आप लोग रीड करो पहले अच्छे से, उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ जी, तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो चैट में आ रहे हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। नंबर 1, स्मॉल एलएलपी के केस में बच्चों याद रखें, ये सारी चीजें हमें कब देखनी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अब आप बोलोगे सर आप तो करंट बोल रहे थे, बेटा वो मैंने ऑडिट के लिए बोला था। एक ईयर का ऑडिट होना है या नहीं होना है वो आप किस लिए देखेंगे, एक पर्टिकुलर ईयर का हम लोग चेक करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक दो
दो चीजें और भी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछी, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सर ये हमें ना डेट्स समझा दो कि एनुअल रिटर्न कब तक फाइल होनी है और हमारा ये सॉल्वेंसी स्टेटमेंट कब तक फाइल होनी है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस बच्चों 30th में एंड 30th अक्टूबर इज द लास्ट डेट। 30th में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो 30th में और 30th अक्टूबर बिकम्स द लास्ट डेट। कैसे, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी छोटा सा दिखाऊंगा। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म 11 को समझ लेते हैं। फॉर्म 11 में बच्चों क्या जाना था, एनुअल रिटर्न जाना था 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च से आपको 60 डेज देखना है। प्रैक्टिकल पर्पस के बच्चों में से क्या बोल देते हैं, 30th में। आप कहीं भी चेक करेंगे तो 30th में इज द लास्ट डेट, राइट। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करता हूं 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ। 6 मंथ्स कब एंड होते हैं बच्चों, 30 सितंबर को एंड हो जाएंगे 6 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर से। कम ऑन, उसके बाद जो 30 डेज है उसमें आपने फाइल करना है तो वो बन जाता है 30th अक्टूबर, राइट। याद रख लेंगे दो डेट्स, क्लियर है। इस पे सबसे ज्यादा बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे। ओके, वैसे आपसे ड्यू डेट नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर, आपसे बस टाइमलाइन पूछेंगे। तो टाइमलाइन तो आपको वैसे ही पता है। अगर मैं बात करता हूं एनुअल रिटर्न की तो 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं बात करता हूं बच्चों सॉल्वेंसी स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी की, फॉर्म 8 में जाएगी और 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। डन, बोलो हाँ के ना। सर ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो भी करवा सकते हैं क्या, बिल्कुल ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो भी करवा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, बोलो हाँ क्या ना। आ जाओ जी, आ जाओ मेरे साथ, जरा जुड़ जाओ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। अच्छा, ये बात क्लियर है कि आपको बच्चों यहाँ पे जो स्मॉल एलएलपी चेक करनी है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बातें देखनी है। जब ऑडिट के लिए चेक करना है तो करंट फाइनेंशियल ईयर की आपने जो है वो बातचीत देखनी है। आपको बच्चों छोटा सा एग्जाम्पल मैं करवाना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख भी लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आ जाओ मेरे साथ। देखता हूँ एग्जाम्पल हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। लो जी, आपने बच्चों मुझे बताना है कि इस एलएलपी का ऑडिट होगा या नहीं होगा। हाँ जी, इस एलएलपी का ऑडिट होगा या नहीं होगा, चलिए बताइए। हाँ जी, इस एलएलपी का ऑडिट होगा या नहीं होगा। देखिए जी, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाली एलएलपी है ये। टोटल टर्नओवर 38 लाख है। टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर जो है वो 26 लाख है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मेरे हिसाब से बच्चों इसका ऑडिट जो है वो होना चाहिए बिकॉज कंट्रीब्यूशन जो है वो विद इन द लिमिट्स नहीं है। डन डन, आ जाइए मेरे साथ। क्वेश्चन बैंक भी एक बार बच्चों छान लेते हैं। लीजिए, ये बच्चों आपको मैं क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूं एलएलपी के क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए जरा पहला क्वेश्चन देखिए, अकाउंट्स ऑफ एवरी एलएलपी शैल बी ऑडिटेड in accordance with the rule 24 of LLP 2009। देखो यहाँ पे 2009, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एवरी एलएलपी, कम ऑन, एवरी एलएलपी। तो हर एलएलपी को तो अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने होते हैं, है ना। तो रूल 24 of LLP rule 2009 provides that LLP whose turnover does not exceed in any financial year 40 lakh or whose contribution does not exceed 25 lakh is not required to get its account audited। ये लाइन आप as it is लिख के आएंगे। However, if the partner of such limited liability partnership decide to get the accounts audited of such LLP, the accounts shall be audited only in accordance with such rules। Done? लीजिए एक और करेक्ट इनकरेक्ट। The auditor of an LLP may be appointed by designated partner or other partner whosoever is available at the time of appointment। Incorrect। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो अपॉइंट करते हैं। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल कर जाते हैं यानी कि इफ दे आर नॉट एबल टू अपॉइंट द ऑडिटर, उस केस में जो है पार्टनर्स अपॉइंट कर सकते हैं। लीजिए, देन स्मॉल एलएलपीज आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। आई होप ये आप लोग कर सकते हैं, बोल दो हाँ के ना। लो जी, so accounts of every LLP shall be audited in accordance with rule 24, okay, which provide that any LLP whose turnover does not exceed in any financial year 40 lakh or whose turnover or whose contribution does not exceed 25 lakh is not required to get his accounts audited। Further, a small LLP is any LLP contribution जिसमें बच्चों क्या है 25 lakh or such higher amount not exceeding 5 crore as may be prescribed or turnover 40 lakh or such higher amount not exceeding 50 crore as may be prescribed। Hence, the provision of audit are not applicable on small LLP. Therefore, small LLPs can prepare its financial statement merely with signatures of the designated partners। Right? लीजिए बच्चों। Then LLP need not file a statement of accounts and solvency। बताइए मुझे जल्दी बताओ। LLP
नीड नॉट फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। इनकरेक्ट भाई, हर एलएलपी को अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी जो है वो फाइल करनी होती है। ये जाती है फॉर्म 8 में विद इन 30 डेज फ्रॉम दी 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। डेट मैंने आपको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बता दी है, वो क्या होती है बेटा, 30 अक्टूबर होती है। आपको लेकिन एग्जाम में ये लिख के नहीं आना है 30 अक्टूबर वाली बात। देखिए कैसे लिखा है, LLP shall be under obligation to maintain annual accounts, यही था ना हमारे पास, हाँ, annual accounts reflecting a true and fair view of its state of affair. A statement of accounts and solvency in prescribed form shall be filed by every LLP with the registrar every year. Every LLP is required to submit statement of account and solvency in form 8, which shall be filed within a period of 30 days from the end of 6 months from the financial year to which such statement of account solvency relates. Done. So within 30 days from the end of 6 months from the end of the financial year. देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा जी, every LLP is required to submit statement of accounts and solvency in form 8, which shall be filed within a period of 60 days from the end of the 3 months of the financial year to which the statement of account solvency relates. आपके एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया था। फ्री के मार्क्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो यहाँ पे। दिस इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल होनी चाहिए, फॉर्म 8 में फाइल होनी चाहिए विदिन व्हाट, विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो ये लिखने के, ये चीज लिखने के बच्चों आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, सोच के देखिए आप लोग। डन, आ जाओ जी। Tomo Construction Engineering LLP approached CAK to understand various returns to be filed by them as part of statutory compliance. Discuss how CAK should advise them. तो आपसे बात कर रहे हैं भैया रिटर्न्स के बारे में, क्या क्या रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए। अगेन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया था, 3 मार्क्स के लिए। 2 ही बातें आपको बता के आनी है। एक एनुअल रिटर्न फाइल होती है, फॉर्म 11 के अंदर फाइल होती है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल होती है। एक बच्चों आपकी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी इन अकाउंट फाइल होती है, फॉर्म नंबर 8 के अंदर फाइल होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल होती है। कम ऑन, बोलो हाँ के ना। 3 नंबर फ्री के लग रहे हैं कि नहीं मुझे बता दो। ओके, और मैंने आपको बच्चों ध्यान दें, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे कि आई से यहीं से जो है वो जनरली क्वेश्चन पूछता है। आगे, बैन LLP is formed in the year 23-24. They are not sure about the type of books of accounts to be maintained. What are the books of accounts that LLP is required to maintain? 3 marks बच्चों, 3 marks। तो आपको पता है, एक तो आपको क्या बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स मेंटेन करने, जितनी भी मनी रिसीव करी है, जितनी मनी स्पेंड करी है, और साथ साथ में बच्चों याद रखना है कि मैटर्स भी बताने हैं कि किसके रिस्पेक्ट में आपको पैसे मिले हैं, किसके रिस्पेक्ट में आपने पैसे दिए। फर्स्ट पॉइंट। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज की बच्चों आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर एक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स आपके जो कंज्यूम्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो परचेज किए आपने वो आ जाएंगे, एंड एनी अदर पर्टिकुलर एज पार्टनर्स में डिसाइड। इजी था बिल्कुल, बोलिए हाँ कहना। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा LLP कंप्लीट विद ऑल दी क्वेश्चंस। डन, बोल दो। तो बच्चों अब ये LLP को हम लोग मान रहे हैं कि हमारे लिए जो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हमारे पास आज का एक और टॉपिक है करने के लिए, और वो भी छोटा सा टॉपिक है, और वो है आपका ऑडिट प्रोसीजर फॉर क्लब्स। हाँ जी, ऑडिट प्रोसीजर फॉर व्हाट, क्लब्स। अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कि भाई क्लब्स का ऑडिट कैसे होता है। इसका नेचर वही है जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, पॉइंट निकालते जाओ, कमान पॉइंट निकालते जाओ, और वो पॉइंट्स याद करने किसी भी तरीके से। अब वो आपकी मर्जी है किस तरीके से आप लोग पॉइंट याद करना चाहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ऑडिट ऑफ क्लब्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है। डन, चलिए इसको बच्चों हम लोग करते हैं एक छोटे से कैजुअल ब्रेक के बाद। आप लोग भी थक गए होंगे, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, मैं भी सांस लेता हूँ, फिर हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। रिकॉर्डिंग वालों तुम्हारे लिए वीडियो एक ही रहेगी, बस इसके बाद हम लोग सीधा क्लब की रिकॉर्डिंग और क्लब की जो है वो रिवीजन, मतलब क्लब का जो है वो कवरेज शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, तो बात करते बच्चों हम लोग क्लब की। देखो क्लब क्या होता है, पहले क्लब का मतलब समझ लो। ये वो क्लब नहीं जिसको देख के अखिलेश जो है वो खुश हो रहा था, उछल कूद मचा रहा था, ये अब क्लब जाएंगे। सुनो बेटा, क्लब यहाँ पे आपने नाम सुना, जिम खाना क्लब, कमान नाम सुना, जिम खाना क्लब, है ना। ये वैसे क्लब्स की बात चल रही है जहां पे लोग बाग क्या करते हैं, जहां पे लोग बाग मिलके म्यूचुअल इंटरेस्ट के चलते एक एसोसिएशन बना लेते हैं और फिर बच्चों उसको एंजॉय करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिनकी बड़ी मेंबरशिप फीस जो बहुत हाई होती है। आप उन क्लब्स की मेंबरशिप लेते हैं, फिर आप उस
प्रॉपर्टी भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है, कभी कभी आपके साथ कोई गेस्ट आते हैं आप उनको भी वहाँ पे ले जाते हैं, खाना बना खिलाते हैं, एंजॉय करवाते हैं, राइट। ये हो गया आपका क्लब। पहले होता है क्लब का एक बेसिक मीनिंग आपको समझ आया कौन से क्लब की हम बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा जी, अब बच्चों क्लब का करना है ऑडिट। देखो पहले मेरी बातों को सुनना, थोड़ा रूबरू हो जाओ क्लब से। मैंने आपको बोला क्लब है तो बच्चों क्लब के लिए आपके पास क्या होगी, कोई ना कोई तो मेंबरशिप फीस होगी, एंट्रेंस फीस होगी, हो सकता है ईयरली सब्सक्रिप्शन भी हो। तो 3-4 बातें तो यहीं से पकड़ लो, क्या क्या आपकी मेंबरशिप फीस है, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन। अब आपको पता है इन्हीं तीनों को तो ऑडिट करना ही पड़ेगा ना। और बच्चों जब भी ये एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, ये सारी चीजें आ जाएं, आपका ऑडिट का रूप पता क्या हो जाना चाहिए। हम लोग क्या देखेंगे कि भाई साहब हमने कोई ना कोई रिसीट्स इशू करी होंगी इनको। जब आपने एंट्रेंस फी दी होगी, मुझे मान लो मैं क्लब हूं, मैंने आपको रिसीट दी होगी, मेरे पास उसके काउंटर फॉइल पड़े होंगे। काउंटर फॉइल समझते हैं क्या होते हैं? आप समझ लो, इधर देखना बच्चों, मानो कोई रसीद है ऐसी, जागरण में कभी पर्चियां कटवाई है? जागरण की पर्चियां कटवाई है कभी? यहाँ पे भी लिखा होगा नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिटेल्स एक्सेट्रा, और यहाँ पे भी लिखा होगा। दोनों जगह पे सब कुछ भरा जाएगा और भाई साहब बीच में से पर्ची फाड़ के ये पॉइंट ये आपको दे दिया जाएगा, ये आपके पास रह गया। इसे बोलते हैं काउंटर फॉइल। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या काउंटर फॉइल आपको समझ में आया? कम और यस और काउंटर फॉइल वर्ड समझ में आया आपको? ओके, तो जितनी भी बच्चों ये क्लब हो जाए, एनजीओ हो जाए, इसमें काउंटर फॉइल वर्ड जरूर आएगा। यहाँ पे आपकी इनकम कैसे कैसे हो सकती है, एंट्रेंस फीस से हो सकती है, मेंबरशिप से हो सकती है, और कैसे हो सकती है आपकी इनकम, और आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकती है। और एक इनकम और हो सकती है, आप जिम खाना क्लब जाओगे तो बेटा वहां पे जरूर कुछ ना कुछ खाओगे पियोगे। कम ऑन, यस और नो? अब खाओगे पियोगे तो वहां पे उससे भी क्या क्लब की इनकम होगी? आंसर इज यस, उससे भी क्लब की इनकम होने वाली है। ओके, और याद रखें जब कहीं भी अटक जाए बच्चों तो डीपू और एक्सपू ये तो है कि भाई डेप्रिसिएशन ढंग से चार्ज किए कि नहीं किए, एक्सपेंसेस की वाउचिंग कर लेंगे। कम ऑन, बोलो हाँ के ना। सोचो बैठे बैठे हमने बच्चों बिना पढ़े 6 पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए। फिर उसके बाद इधर देखो और पॉइंट याद दिलाता हूं आप लोगों को, सिमिलर पॉइंट्स हैं। क्या बच्चों क्लब के पास कुछ इन्वेंट्रीज भी होंगी? अब इन्वेंट्रीज होंगी तो 2 बातें याद रख लो, 2 बातें, एक फिजिकल वेरिफिकेशन और एक बेटा उसकी रिकंसिलेशन। व्हाट इज रिकंसिलेशन? कि भाई ध्यान से सुनिए, मतलब उसके इन्वेंट्री के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि इन्वेंट्री प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, इंटरनल चेक। सोचो बैठे बैठे मैंने वो कितने पॉइंट बता दिए, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, फूड आर्टिकल सेल, ओके, डीपू, एक्सपू, कम ऑन, बोलो हाँ के ना। फिर उसके बाद बच्चों इन्वेंट्री का इंटरनल चेक, इन्वेंट्री के लिए प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए, फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री। कम ऑन, यस और नो? बोल दो। और डीपू एक्सपू के साथ एक कैटेगरी और बना दूं, सिर्फ पू। ये क्या है बेटा? परचेजेस, डीपू, एक्सपू एंड पू, दैट इज व्हाट? कम ऑन, जल्दी बता दो क्या? परचेजेस। सोचो अभी हमने पढ़ना शुरू भी नहीं किया है और हम लोग अब कितने पॉइंट्स लिख पा रहे हैं? 8 पॉइंट्स लिख पा रहे हैं कि नहीं? मुझे बता दो हाँ के ना। आओ शुरू से देखते हैं। आ गया जी, बताओ जी ऑडिट ऑफ क्लब कैसे करोगे? क्लब की इनकम कैसे होती है? एंट्रेंस फीस से होती है, मेंबरशिप फीस से होती है, सब्सक्रिप्शन से होती है, फूड आर्टिकल सेल करके होती है। चलो भाई हटा दो। उसके बाद बच्चों क्या क्या आएगा? डीपू एक्सपू पू, यानी कि डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग चेक कर लेंगे, एक्सपेंसेस को हम लोग वाउच कर लेंगे, परचेजेस को हम लोग अलग से वाउच कर लेंगे। फिर बच्चों इन्वेंट्री से रिलेटेड 2 पॉइंट्स आ गए। इन्वेंट्री का सिस्टम हम लोग चेक कर लेंगे, इन्वेंट्री को लेकर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं, प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं कि नहीं होते हैं, इन्वेंट्री इशू करने के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। और इन्वेंट्री का एक और पॉइंट कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, ऑडिटर उसे टेस्ट चेक कर लेगा, ऑडिटर मैच कर लेगा किसको? आपके फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को आपके लेजर से। एंड बच्चों क्लब है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, हाँ जी क्लब है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करके रखता होगा भाई। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा क्या चेक करेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट रजिस्टर उठाएंगे, हम लोग चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट जो है क्लब के नाम पे है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट ढंग से प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बोलो हाँ के ना। सोचो बच्चों अब इस पॉइंट पे आके आप लोगों को एज सच पढ़ने की भी जरूरत फील नहीं हो रही है। आप लोग बेसिक भी अगर आपको पता है तो आप लोग लिख के आ सकते हैं। काउंटर फॉइल वर्ड याद रखिएगा, रिकंसाइल कर लेंगे। कैसे रिकंसाइल कर लेंगे? तो देखो जो आपको एंट्रेंस फीस मिली है, जो आपके पास काउंटर फॉइल्स हैं, हम उनको आपस में क्या करके देखेंगे? रिकंसाइल करके देखेंगे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर इन्वेंट्री क्या होगी? भूमिबा पूछ रही है इन्वेंट्री क्या होगी? अरे फूड आर्टिकल की इन्वेंट्री हो सकती है, क्लब है बच्चों वहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इन्वेंट्री हो सकती है। कम ऑन, यस और नो? गेटिंग अ पॉइंट, बोल दो, बताइए।
सोचिए, हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया भाई साहब किसी चीज को, और हम लोग जो है पूरा का पूरा क्लब का ऑडिट कर चुके हैं। इसे बोलते हैं बच्चों कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। अब आपकी नॉलेज कंपाउंड होके आपका आंसर दिलवा रही है। आइए जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, कितने पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, इनकम कैसे कैसे होगी, एंट्रेंस फी से, सब्सक्रिप्शन से। ओके, एरियर्स को लेके एक पॉइंट जरूर लिख देना कि बहुत सारे हो सकता है मेंबर्स जो अपनी फीस ना पे कर रहे हो बहुत समय से, तो हम लोग देखेंगे भाई साहब उनसे एरियर्स को कैसे रिकवर करना है, उन एरियर्स की क्या वैल्यूएशन करनी है। जेनरिक पॉइंट, अर्थमेटिकल चेक। अर्थमेटिकल चेक क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, फी पर मेंबर कितनी है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे भाई साहब अर्थमेटिकल चेक सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा जी, इरिकवरेबल ड्यूज को क्या करना है, उन्हें राइट ऑफ करना है या उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। प्राइसिंग चेक, देखो कंफर्म प्राइसिंग एक्यूरेसी फॉर फूड ड्रिंक एंड सर्विसेज टू मेंबर्स एंड गेस्ट। कोई मेंबर वहां पे स्पा लेने के लिए गया है, स्पा समझते हो तुम लोग, जब तुम लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तुम भी स्पा लेने जाया करोगे, राइट। अब तो वैसे अर्बन क्लैप ने बहुत अफोर्डेबल बना दिया है। तो कोई मेंबर वहां पे स्पा लेने के लिए गया, तो भाई स्पा की सही फीस चार्ज की गई है या नहीं की गई है। अखिलेश जरूर मिलेगा आपको वहां पे। हाँ जी, नहीं वो स्पा लेने नहीं गए हैं, प्लीज बात को समझे। मेंबर अकाउंट डेबिट्स बच्चों, मेंबर अकाउंट डेबिट्स। अभी मेंबर अकाउंट डेबिट्स क्या है कि अगर कोई भी अमाउंट रिकवरेबल था, कोई भी अमाउंट रिकवरेबल था मेंबर से, तो प्रॉपर्ली उसके अकाउंट्स को जो है वो डेबिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। परचेज, अरे आ गया पू, परचेज अकाउंट वाउचिंग। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, कितने जेनरिक पॉइंट है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट रेट में क्या देखेंगे कि हम लोग देख लेंगे भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेट थ्रू आउट द पीरियड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, पुराने पीरियड से चेक कर लेंगे कोई वेरिएंस तो नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिजिकल इन्वेंटरी वेरिफिकेशन, ना बोलते हम तो भी लिख के आते। इन्वेस्टमेंट रिव्यू, हम लिख के जरूर आते। इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट, करंट वैल्यू एंड सेफ कस्टडी में है कि नहीं। एंड फाइनली बच्चों एक पॉइंट और कि भाई कहीं सेक्रेटरी ने अपनी पावर्स का मिसयूज तो नहीं किया है। कौन सी पावर का, वो वाली पावर नहीं जो तुम सोचो, फाइनेंशियल पावर का। कहीं भाई साहब इसने अपनी जो फाइनेंशियल सैंक्शन की पावर थी, अथॉरिटी थी जो इसके पास, उसने उसे अपने ही बेनिफिट के लिए यूज तो नहीं कर लिया। कम ऑन, यस और नो। सर एक बच्चा बोल रहा है कि सर एरियर्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे लिखा है, एरियर्स तो सब्सक्राइबर से होंगे, दुष्ट पापी नलायक। पहली बात तो एरियर्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं लिखा है, एरियर्स मैनेजमेंट लिखा है। और यहां पे मैनेजमेंट को आपने एज अ वर्ब देखना है, वर्ब, क्रिया, कि एरियर्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। देखो, कंफर्म एक्यूरेट कैरी ओवर एंड एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एरियर्स एंड एडवांस पेमेंट। ओके ओके ओम भाई, ठीक है, आ जाओ प्लीज 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 ध्यान से। अखिलेश जो तुम बोल रहे हो मैंने यहाँ बोल दिया ना बेटा चैट में, अमर हो जाओगे तुम, अमर। पूरा बैच मुझे लेगा तुमसे फिर। आ जाओ जी, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों, लिख लोगे। क्लब वाली बात पे आओ, क्लब का बच्चों सारी बातें निकाल लेते हैं। अगर कहीं कुछ भूल जाओ तो बस आपने क्या रखना, क्लब की इनकम कैसे कैसे होती है, एंट्रेंस फी से होती है, सब्सक्रिप्शन से होती है, और किससे होती है बच्चों, फूड आर्टिकल सेल करके होती है। डन, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, फूड आर्टिकल। अच्छा, क्लब के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, परचेजेस पे हो सकते हैं। क्लब के और खर्चे क्या हो सकते हैं बच्चों, क्लब के और खर्चे क्या हो सकते हैं, डीपू और एक्सपू तो है। सो डीपू और एक्सपू तो इसमें नहीं लिखा था। अरे भाई जेनरिक पॉइंट है, लिख के आ सकते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट प्रॉपर चार्ज किया कि नहीं किया है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ढंग से करी है कि नहीं करी है, एक्सपेंसेस को हम लोग वाउच कर लेंगे। वाउचिंग का मीनिंग क्लियर है सबको, वाउचिंग का मीनिंग क्लियर है सबको, कम ऑन यस और नो, बिल्कुल। आ जाओ जी, तो डीपू, एक्सपू, पू, ये तीनों हमारे अलग से हो गए। हमारे पास सब्सक्रिप्शन अलग से हो गया, एंट्रेंस फी अलग से हो गया, फूड आर्टिकल फीस अलग से हो गई। फिर इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट वाला पॉइंट जरूर लिख के आइएगा बच्चों। लास्ट वाला पॉइंट था कहीं सेक्रेटरी ने अपनी पावर्स का अब्यूज तो नहीं किया है। कौन सी पावर्स का बच्चों, फाइनेंशियल वाली पावर्स का, फाइनेंशियल सैंक्शन वाली पावर्स का। लीजिए अब आपको मैं एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ। 2 पॉइंट बच्चों इसके अंदर अगर आप और चमका के आना चाहते हैं आईसीआई को, तो एक वो एरियर्स वाला पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में आपने एनपीओ की जब अकाउंटिंग सीखी थी तो आपने सब्सक्रिप्शन एरियर्स निकाल के अपने जो है भाई से दिमाग को घिस लिया होगा पूरी तरीके से, राइट। और साथ साथ में एक जबरदस्ती का पॉइंट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाता हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप इसका आंसर अब लिख के आ सकते हैं। आप फ्लॉप नहीं होंगे, आप लोग वहां पे जीरो नहीं होंगे, आप लोग वहां पे ब्लैंक नहीं हो जाएंगे। आइए सबसे पहले बच्चों, क्लब की इनकम कैसे होती है, एंट्रेंस फी से। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस फी की रिसीट्स चेक करेंगे अगेंस्ट द एप्लीकेशन फॉर्म, और एंट्रेंस फी की रिसीट्स चेक करेंगे, काउंटर फॉइल्स चेक करेंगे, कमेटी के मिनट्स चेक करेंगे। कमेटी के मिनट्स क्यों चेक करेंगे, क्योंकि कमेटी के मिनट्स में डिस्कशन हुआ होगा कि इस साल जो है कितने मेंबर्स ने अप्लाई किया था। तो आप बच्चों ये 4-5 डेटा को मिला के क्या करने वाले हो, एक वर्ड रिकंसाइल करने वाले हो कि भाई साहब जो एंट्रेंस फी रिसीव हुई है वो हर तरफ से मैच हो रही है या नहीं हो रही। डन, बोलिए एंट्रेंस फी क्लियर। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिकंसिलिएशन, तो मैच सब्सक्रिप्शन विद द रिसिप्ट काउंटर फाइल्स। ये वर्ड अगर तुमने नहीं लिखा ना क्लब के केस में, तुम मेरे बच्चे नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ जी,
क्लब के केस में जरूर लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन को हम लोग किससे मैच कर लेंगे, रिसीट काउंटर फॉइल से। काउंटर फॉइल समझ आ गई जो बना के दिखाई थी, एक तरीके से बच्चों कार्बन कॉपी हो गई ना, सेकंड कॉपी हो गई, डुप्लीकेट कॉपी हो गई जो रिसीट आपने इशू करी है। मैच सब्सक्रिप्शन विद रिसीट काउंटर फॉइल एंड रिकंसाइल विद द मेंबर रजिस्टर। रिकंसाइल वर्ड नहीं लिख के आया बेटा तो भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। काउंटर फॉइल, रिकंसाइल, ये ऐसे वर्ड है जिन्हें देख के आईसीआई को ना अलग से फीलिंग है, ओ माय गॉड रिकंसाइल, मार्क्स दो इसको, मार्क्स दो जल्दी से, मार्क्स दे देगा आपको, राइट। तो आपने क्या देखना है कि भाई आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो मैच कर रही हो रिसिप्ट काउंटर फॉइल से, रिकंसाइल कर रही हो, आपके मेंबर रजिस्टर से रिकंसाइल कर रही हो, यानी कि सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई सब मेंबर रजिस्टर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कुछ और दिख रहा है, आपकी जो रिसीट्स है उनके हिसाब से कुछ और दिख रहा है, और आपने जो कैश रिसीव किया है उसके हिसाब से कुछ और दिख रहा है। आओ एरियर्स मैनेजमेंट, आपने देखना है कि भाई एरियर्स को प्रॉपर्ली कैरी ओवर किया जाए, राइट। जो भी आपको पैसे भी रिसीव होने नहीं हुए हैं उनको प्रॉपर्ली कैरी ओवर किया जाए, एंड एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एरियर्स एंड एडवांस पेमेंट भी प्रॉपर्ली हमने करनी है। देन अर्थमेटिकल चेक, कुछ पॉइंट ही नहीं है इसके अंदर, भैया रजिस्टर का टोटल चेक कर लो। अगर कभी बच्चों आपको चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, ऑडिट करने को मिला ना, तुम बौखला जाओगे। चाय पी 5 रुपए, ऐसा खर्चे होते हैं, सच बता रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं आपको बात बता रहा हूं, साइकिल का पंचर लगवाए हैं 10 रुपए, और वे कैश बुक मेंटेन करते हैं, और उसमें भी झोल होता है, ऐसे पूरे दिन के खर्चे लिखे हुए होंगे डेली बेसिस पे, और उसकी भी कैलकुलेशन बच्चों झोल होगा, और एक तो आर्टिकल ऐसे बिठा दिया जाता है, ले करो भैया टक 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 टक, सिर्फ कैलकुलेटर चला के पेज का टोटल चेक करता है। सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं, राइट। तो वही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो आपको चेक करने को कहा गया है। तो वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ मेंबर्स रजिस्टर टोटल। अच्छा जी, इरिकवरेबल ड्यू, जो पैसा बच्चों नहीं मिलने वाला है भाई उसके बारे में चर्चा करो। इवैल्यूएट रिकवरी एक्शन, कोई नोटिस भेजा नहीं भेजा है, एंड रिपोर्ट इरिकवरेबल अमाउंट्स। तो देखो कितना अमाउंट एरियर में है, कितना आपने रिकवरी एक्शन लिया है, और इरिकवरेबल अमाउंट को रिपोर्ट भी करो, और साथ में बच्चों इनको राइट ऑफ करने के ऊपर भी डिस्कशन करो कि इनको राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है। आ जाइए, प्राइसिंग चेक की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ याद रखें, गेस्ट से सही प्राइस चार्ज किए गए हैं फूड के लिए, मेंबर के लिए मेंबर रेट होता है, आउटसाइडर के लिए आउटसाइड रेट होता है, तो मेंबर के लिए बच्चों मेंबर रेट लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ये सारी चीजें हम लोग चेक कर लेंगे। मेंबर अकाउंट डेबिट, अगर किसी का कोई अमाउंट ड्यू था तो भाई वो उसका अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। इंश्योर मेंबर अकाउंट्स आर डेबिटेड फॉर ऑल रिकवरेबल अमाउंट्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई। परचेज वाउचिंग, आई होप बच्चों इस पे तो आप लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। परचेज को हम लोग प्रॉपर्ली वाउच करेंगे मतलब उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और सब भूल जाओ तो ओसी एसीसी करेंगे, टीओडी करेंगे, याद रखेंगे इस बात को, बोलो हाँ के ना। आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, बिल्कुल बेसिक पॉइंट। टेस्ट सेल प्राइस अगेंस्ट दी परचेज टू कंफर्म ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, वेरीफाई एंड वैल्यू दी अनसोल्ड इन्वेंट्री। जबरदस्ती की बात है, इन्वेंट्री वाली यहाँ पे लिया है, हम लोग इन्वेंट्री अलग से लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेट आप कैसे निकालते बेटा, सेल्स में से आप लोग परचेज प्राइस माइनस करके आपको वैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। चेक करो भाई वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से है या नहीं है, नहीं है तो इन्वेस्टिगेट करो। फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री चेक करेंगे, उसको रिकॉर्ड से मैच कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट रिव्यू, इन्वेस्टमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी वैल्यू और सेफ कस्टडी, ये 3 बातें, डॉक्यूमेंट, वैल्यू एंड सेफ कस्टडी। मैनेजमेंट पावर एग्जामिनेशन, चेक करें भाई साहब इनकी पावर, सेक्रेटरी ने अपनी फाइनेंशियल पावर को अब्यूज तो नहीं किया है, अगर किया है तो मैनेजिंग कमेटी को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिपोर्ट करने वाले हैं। डन, आसान था, जल्दी बोल दो। यस सर, बिल्कुल आसान था बच्चों, इस चैप्टर को स्ट्रेंथ बनाएंगे, इसे वीकनेस नहीं बनने देंगे। ओके, कहीं भी अटक जाओ। अब देखो क्या, मैंने इसमें कोई मेमोरी टेक्निक लगाई कुछ नहीं, सिर्फ मैंने आपसे बेसिक डिस्कशन किया। क्लब की इनकम बताओ, एंट्रेंस से होगी, सब्सक्रिप्शन से होगी, फूड से होगी, इनसे रिलेटेड 3 4 5 पॉइंट लिख के आने हैं। एंट्रेंस फी को बच्चों आपने चेक करना है, रिकंसाइल करना है, रिकैलकुलेट करना है। सब्सक्रिप्शन को भी आपने चेक करना है, रिकंसाइल करना है, काउंटर फॉइल्स चेक करने हैं, और इसी से एक एरियर वाला पॉइंट भी आपका निकल के आ जाएगा। फूड में आप लोग चेक कर लेंगे भाई सही प्राइस चार्ज किया है कि नहीं किया है। उसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस साइड पे चलो, परचेज को वाउच करेंगे, डेप्रिसिएशन को वाउच करेंगे, एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस को वाउच करेंगे। डन। उसके बाद बच्चों इन्वेंट्री के 2 पॉइंट पकड़ लो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए, इन्वेंट्री के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, और जाते जाते बच्चों इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात बोल देना, और मैनेजमेंट पावर के बारे में एक बात बोल देना कि मैनेजमेंट की पावर जो है मिसयूज नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या सिर्फ बच्चों हम लोग ऐसे ही पढ़ के काम चला पा रहे हैं अपना? बिल्कुल चला पा रहे हैं बच्चों, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, राइट। एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, इन्हीं से निकलेगा एरियर्स और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन। इन्हीं के साथ एक पॉइंट और जोड़ लो, मेंबर अकाउंट डेबिट, ये 5 पॉइंट तो एक अलग कर दो। उसके बाद बच्चों हमारा फूड वाली सर्विसेज आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई, एक्सपेंसेस आ गया, परचेज आ गया, मैनेजमेंट पावर आ गई। कितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ऐसे ही याद करा दिए? आसान है कि नहीं, मुझे बता दो हाँ कहना। ओके, रिवीजन वीडियो में इसको बिल्कुल अच्छे से समअप करके सेट कर देंगे। लीजिए
हमारे बच्चों आज के 2 टॉपिक यहाँ पे होते हैं समाप्त। आज हमने पढ़ा कि एलएलपी का ऑडिट कैसे होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और पढ़ा बच्चों हमने कि क्लब का ऑडिट कैसे होता है। क्लब वाले से मैं आपको एक बार क्वेश्चन देखने की भी कोशिश करता हूँ कि क्लब का कोई क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। ये लीजिए, तो क्लब के क्वेश्चन पे चलते बच्चों देखने के लिए मेरे साथ। ये लो, Club. State the points which merit consideration in audit of a club with respect to its member. Discuss the special point you would consider in the audit of the club. You have been appointed as the internal auditor of a city club in Delhi. The receipt of the club were rupees 50 lakh during the previous year 23-24. You are required to mention these special points of consideration while auditing such receipts of the club. ये रहा बच्चों आंसर आपके सामने। डन, बोलिए हाँ कहना। एक ही क्वेश्चन बार बार लगातार, और देखिए एग्जाम में भी आया हुआ बच्चों ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए। अब मन में पहला क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए इतने सारे पॉइंट लिखेंगे क्या हम लोग? लिख दो ना, याद तो है, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? दूसरी बात, सर ये मैं आपको कैसे बताऊं बच्चों, मेरे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया था। 2006 की बात कर रहा हूं, 2005-6 की। क्लब का ऑडिट कैसे होगा, यही पॉइंट थे। सोच के देखो आप। ठीक है जी, तो क्लब का ऑडिट भी कंप्लीट हो गया। बोल दो हाँ के ना। सर ये 20 साल से ही चल रहा है। अरे मैं तो अपना बता रहा हूं, आप गिरीश आहूजा सर को मिलोगे ना, या विनोद गुप्ता सर को मिलोगे जिन्होंने 1990 में क्लियर किया था सीए, उनके भी यही पॉइंट होंगे, बता रहा हूं मैं आपको। डन है, जल्दी बोल दो। चलिए जी, तो यहाँ पे आके बच्चों हम लोग समाप्त करते हैं आज की कक्षा को और रिकॉर्ड करते हैं अपनी रिवीजन वीडियो को। क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। एक बार आईसीआई की बुक से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लीजिए बच्चों, तो ये है आईसीआई की किताब, और ये बच्चों आईसीआई ने आपके लिए बनाई है रंगोली। इस रंगोली में से हमने क्या क्या कवर कर लिया है, आइए टिक मार्क कर लेते हैं। सोल ट्रेडर, फर्म, एलएलपी, और साथ में क्या कर लिया बच्चों हमने, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल और क्लब। लीजिए देख रहे हो, आईसीआई ने आपको टिक मार्क बनाने के लिए, टिक मार्क करने के लिए बेटा क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ओके, अब हमारे टारगेट पे क्या है, देखो मैं आपको इसमें से मार्क भी करा देता हूं बच्चों। गवर्नमेंट ऑडिट अपने आप में इसको एक चैप्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट, पता नहीं इन्होंने अलग क्यों कर दिया, गवर्नमेंट ऑडिट और लोकल बॉडी हमारे लिए एक चैप्टर बन जाएगा। एनजीओ बच्चों अगेन एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अलग से चैप्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। यानी छोटे छोटे टॉपिक हमारे पास क्या बचे हैं, हायर परचेज लीजिंग, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और होटल, और ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। फिर हमारे पास बच्चों 2 मिनी चैप्टर गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी बचे हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राइट, आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आपको बच्चों आज एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, आप लोगों ने उसको लिख के जो है वो पोस्ट कर देना है, इतनी सी रिक्वेस्ट है। डन, चलिए जी, इसको आप लोग फर्स्ट पेज को बच्चों एज अ अपना रिव्यू पेज बना सकते हैं कि हमने किसमें से क्या क्या कवर कर लिया है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, अब कर लेते हैं जल्दी से रिवीजन मेरे साथ।